Good morning, dear students. How are you all? It's Tuesday and it's our social studies lecture time. I am Mr. Izzuddin Kapadia, your social studies teacher, and in last lecture we had started our chapter number 4. हमारा हाफ चैप्टर नंबर 4 हो गया था. सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे कि हमने क्या पढ़ा और आज आगे हम चैप्टर को कंटिन्यू करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर तक मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स और सब कुछ भेज दूंगा. नाउ आपकी क्वार्टरली एग्जाम्स आने वाली है. कब से स्टार्ट है? 26 तारीख से. ओके, 26-27 से स्टार्ट है आपकी क्वार्टरली एग्जामिनेशंस. सो आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है. उसमें जितना सब हो चुका है सारा आएगा, सब कुछ पढ़ना है. ऐसा नहीं है कि अभी जो टेस्ट में आ गया है वो नहीं आएगा. क्वार्टरली एग्ज़ाम है, टेस्ट नहीं है कि जो पहले आ चुका है वो अब नहीं आएगा. सब कुछ आएगा. आपका कोर्स रहेगा चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4. 4 चैप्टर्स आपके क्वार्टरली एग्जामिनेशन में आएंगे. ओके, सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि टाइम तो जल्दी से निकल जाएगा. ओके, सो जस्ट फर्स्ट लेट अस रिवाइज कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा और फिर आज हम ये चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैड लर्न टिल येट. व्हाट वाज अवर चैप्टर? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. क्या होता है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट? ऐसा फॉरेस्ट जो इक्वेटर के आसपास है. इक्वेटर के आसपास है मतलब जैसे ये इक्वेटर है जो पूरे वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो उसके आसपास जो कंट्री फॉल करती है उसके आसपास जो फॉरेस्ट है उसको इक्वेटोरियल फॉरेस्ट करते हैं. तो हमने देखा था कि यहाँ 3 कॉन्टिनेंट्स फॉल करते हैं. कौन से? साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया. और इसके अलग अलग कंट्रीज फॉल करते हैं. फिर हमने देखा था कि लोकेशन क्या है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की. 0 डिग्री टू 10 डिग्री नॉर्थ, ऊपर तरफ से 0 से 10 डिग्री, नीचे की तरफ 0 से 10 डिग्री. तो 0 to 10 डिग्री नॉर्थ एंड 0 to 10 डिग्री साउथ. जो इक्वेटर है वो तो आपका 0 डिग्री है ही, पर आपका जो पूरा इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का एरिया है वो क्या है? 0 से यहाँ ये 0 है तो यहाँ ऊपर 10 डिग्री, नीचे 10 डिग्री. ओके, फिर हमने देखा था क्लाइमेट क्या है यहाँ का. क्लाइमेट कैसा है? क्लाइमेट हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ लिया था कि वेरी हॉट एंड ह्यूमिड होता है. ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है? ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन मतलब जो आपके पत्ते वगैरह हैं उसमें से भी इवन सारा पानी जो है वो सोख के ऊपर की तरफ चला जाता है. जैसे इवोपरेशन होता है वैसे ही ट्रांसपीरेशन होता है. ठीक है, उसके बाद हमने प्लांट लाइफ में क्या देखा था कि यहाँ पर रेनफॉल होती है ऑल टाइम रेनफॉल होने की वजह से क्या रहता है यहाँ पर? ये एवरग्रीन प्लांट्स रहते हैं यहाँ. और यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के ट्रीज हमें देखने को मिलते हैं. मैंने आपको कैनोपी के बारे में बताया था कि कैनोपी क्या होता है कि जो ट्री के ऊपर का जो पार्ट है जो एकदम फैला हुआ है उसको कहते हैं कैनोपी. फिर हमने देखा था कि यार डैम ट्रंक फॉरेस्ट होते हैं. डैम ट्रंक फॉरेस्ट मतलब आपका जो पेड़ है उसके साथ साथ ही बहुत सारी नीचे झाड़ियाँ अपने आप ही उग जाएगी. झाड़ियाँ मीन्स मतलब वो बड़ी बड़ी झाड़ियाँ नहीं, ग्रास टाइप्स, जैसे गार्डन में जो ग्रास होती है ना वैसे. उसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के वुड्स मिलते हैं इस फॉरेस्ट से. ठीक है, अब हम आगे आज पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में, ह्यूमन लाइफ के बारे में एंड एग्रीकल्चर के बारे में. सो लेट अस स्टार्ट. वाइल्ड लाइफ. एनिमल लाइफ इन इक्वेटोरियल रीजन इज फाउंड इन एब्यूडेंस. एब्यूडेंस का मतलब वेरी लार्ज क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ समथिंग, मतलब जो एकदम ज़्यादा मात्रा में होती है. यहाँ पे एनिमल लाइफ क्योंकि मैंने क्या बताया, यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा है, हरियाली बहुत ज़्यादा है. तो जहाँ पे हरियाली ज़्यादा रहेगी और फॉरेस्ट घने रहेंगे वहाँ पर जानवर भी बहुत सारे रहेंगे. ठीक है, देर आर एन इमेंस नंबर एंड वेराइटी ऑफ इंसेक्ट. यहाँ पर बहुत इमेंस नंबर मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर इंसेक्ट्स है, कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाइज, मॉस्किटोज, स्पाइडर एक्सेट्रा. एनिमल लाइक्स गोरिल्ला, चैंपीज, वाइल्ड चिंपैंजीज, वाइल्ड पिग्स एंड ओकापीज आर फाउंड इन दिस रीजन. जैसे गोरिल्ला, ये गोरिल्ला है. ठीक है, एक चिंपैंजी होता है. ठीक है, चिंपैंजी आप लोगों को देखना हो तो चिंपैंजी आप लोगों ने वो मूवी देखी है फिर हेरा फेरी, उसमें लास्ट में सर्कस में आता है ना एक वो चिंपैंजी है. ठीक है, वाइल्ड पिग्स में अपने यहाँ जो पिग्स पाए जाते हैं वो वाइल्ड नहीं होते. ठीक है, वाइल्ड पिग्स आपको जंगल में देखने को मिलेंगे. वाइल्ड पिग्स देखने में मतलब आपने
अपने यहाँ जो हमें पिग्स देखने को मिलते हैं वैसे ही पिग्स होते हैं, बस उसमें उनकी बॉडी थोड़ी एकदम जैसे कहते हैं ना, मोटापा ज़्यादा रहता है उनका, और वो देखने में एकदम हट्टे कट्टे होते हैं, ठीक है। एंड ओकापीज आर फाउंड इन दिस रीजन। ओकापीज क्या है? ओकापीज अपने यहाँ एरिया में नहीं पाया जाता है, ओकापीज अपने साउथ अफ्रीका साइड पाया जाता है, ठीक है। तो फेमस एनाकोंडा स्नेक इज ऑल्सो एन इनहेबिटेट ऑफ अमेज़न बेसिन ऑफ साउथ अमेरिका। ये जो एनाकोंडा स्नेक है, एनाकोंडा सांप, एनाकोंडा बहुत बड़ा स्नेक, स्नेक्स की प्रजाति में बहुत बड़ा स्नेक माना जाता है एनाकोंडा। और एनाकोंडा के बारे में कहा जाता है कि एनाकोंडा जैसे दूसरे सांप क्या करते हैं, दूसरे सांप तो खाली आपको मतलब जहर उगल के मार डालेंगे, मीन्स आपको वो काट खाया तो उसमें आपका जहर उगल जाता है, उगलते हैं तो आप मर सकते हो। बट एनाकोंडा तो आपको पूरा के पूरा कच्चा चबा जाएगा, मीन्स उसकी जो चमड़ी होती है इतनी बड़ी होती है। ये तो भी इतना बड़ा नहीं बता रखा है आपको, एनाकोंडा और बहुत बड़ा होता है। तो एनाकोंडा पूरे के पूरे इंसान को एक टाइम में मुंह खोल के निगल जाता है, और फिर धीरे धीरे अंदर ले लिया पहले पूरे इंसान को ना, फिर धीरे धीरे आराम से खाएगा वो, ठीक है। तो कहाँ पाए जाते हैं एनाकोंडा? साउथ अमेरिका में। कौन से रीजन में? चलो देखते हैं, मैं आपको मैप पे बताता हूँ। ये साउथ अमेरिका का जो ये रीजन है ना, यहाँ पे एनाकोंडा सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर क्या बता रहा है? गोरिल्लाज आर फाउंड इन वेस्ट अफ्रीका। अफ्रीका के साइड में गोरिल्ला ज़्यादा पाए जाते हैं। बिग एनिमल्स सच एज जैगुआर्स, क्रोकोडाइल्स एंड एलिफेंट आर ऑल्सो फाउंड इन दिस रीजन। खाली गोरिल्ला ज़्यादा नहीं पाए जाते, क्या क्या और पाया जाता है? जैगुआर्स, क्रोकोडाइल्स एंड एलिफेंट्स भी पाए जाते हैं। दिस देर आर एज वेल एज लार्ज वेराइटी ऑफ मंकीज एंड कलरफुल बर्ड्स। बहुत मंकी में भी बेटा बहुत तरह की प्रजाति के बंदर होते हैं, मीन्स बंदरों में बहुत प्रजाति होती है, तो बहुत तरह की प्रजाति के बंदर यहाँ पे अवेलेबल है। एंड कलरफुल बर्ड्स, बहुत तरह के बर्ड्स अवेलेबल है। तो ये कहाँ की वाइल्ड लाइफ पढ़ रहे हैं अपन? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की, ठीक है। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट 3 कॉन्टिनेंट्स में बसा हुआ है, उसमें अलग अलग कंट्रीज में है, ठीक है। अब अपन आते हैं ह्यूमन लाइफ में। कोई इंसान रहता है क्या इस एरिया में? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में जैसे बहुत गर्मी है, बहुत घने जंगल है, यहाँ पे कौन रहेगा? ठीक है, देखते कौन रहता है। The equatorial region is one of the most thinly populated part of the world. Some areas such as Amazon Basin, the Zaire Basin and many large islands of Indonesia and Philippines have extreme sparse population due to dark, dense and damp forest. क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहे हैं कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट क्या है? सबसे वन ऑफ द मोस्ट थिनली पॉपुलेटेड, एकदम कम प्रजाति, कम लोग रहते हैं। थिन मतलब एकदम कम, ठीक है। पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ वर्ल्ड मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे कम लोग रहते हैं तो वो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के पार्ट में ही रहते हैं, मीन्स ये वाला जो पार्ट है। तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अपन ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि इक्वेटर पे सूरज की किरण कैसे आती है? एकदम सीधी आती है। स्लैंटिंग रेज में तो गर्मी कम हो जाती है, बट जो सीधी रेज आएगी वो तो एकदम ज़्यादा गर्मी देगी ना। तो यहाँ पर लोग बहुत कम रहते हैं। सबसे थिनली पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है। सम एरिया सच एज अमेजोन बेसिन का एरिया, ज़ेयर बेसिन का एरिया और मैनी लार्ज आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया एंड फिलीपींस और इंडोनेशिया, मतलब यहाँ का एरिया, फिलीपींस और इंडोनेशिया का जो एरिया है, आइलैंड्स का एरिया, यहाँ पर लोग रहते हैं। पर कैसी पॉपुलेशन है? स्पैर्स मतलब छटी हुई, मीन्स बहुत कम। एक तो बहुत कम तो है ही, उसके साथ छटी हुई मीन्स लोग एक साथ नहीं रहते, मीन्स लाइक घनी आबादी नहीं है यहाँ पर। आबादी है मतलब लोगों के घर एकदम बहुत दूरी पर है, कि एक घर है फिर बहुत दूर दूसरा घर है, तो ऐसे यहाँ पे आबादी है, ठीक है। क्यों है ऐसा? ड्यू टू डार्क, डेंस एंड डैम्प फॉरेस्ट। क्योंकि यहाँ पर कैसे है? एकदम डार्क फॉरेस्ट है, डेंस एकदम घना फॉरेस्ट है, और उसके बाद डैम्प मतलब फॉरेस्ट के साथ साथ जंगली घासें कहीं भी उग जाती है। तो जंगली घासें कहीं भी उग जाएगी तो जानवरों का डर रहेगा, तो इंसान कैसे रह पाएगा वैसे वहाँ पे। अब यहाँ पर कौन रहता है? द बांटू ट्राइब्स आर फाउंड इन ज़ेयर बेसिन, अमेजोन बेसिन और ज़ेयर बेसिन के बारे में पढ़ा ना अपन ऊपर कि अमेजोन बेसिन और ज़ेयर बेसिन है। तो जो ज़ेयर बेसिन है वहाँ पर कौन सी ट्राइब्स रहती है, कौन सी कबीले के लोग रहते हैं? बांटू कबीले के लोग। देखो ये बांटू कबीले के लोग बता रखे हैं आपको, आदिवासी टाइप लगेंगे, ठीक है। द इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा इज पॉपुलेटेड बाय जावाज एंड कुबूस। देखो बांटू कबीले के लोग कहाँ रहते हैं?
ज़ेर बेसिन में। और इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा में कौन कौन रहते हैं? जावाज एंड कुबूज। जावाज एंड कुबूज भी दो कबीले हैं, वहाँ के लोग रहते हैं। जैसे अपने यहाँ अपन देखते हैं ना कि अपने यहाँ जंगलों के साइड कौन रहता है? आदिवासी लोग रहते हैं। अपने यहाँ राजस्थान के जंगल में देख लो, या एमपी के जंगल में कौन रहते हैं? बिल मामा। ठीक है, सो वैसे ही वहाँ के जंगलों में कौन रहते हैं? इन कबीलों के लोग रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ अपन ने पढ़ लिया ह्यूमन लाइफ के बारे में। अब अपन आते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। सम पीपल इन दिस रीजन प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ क्या होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देखो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए सबसे पहले अपन को नीचे इसी पेज के आखिरी में दे रखा है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन है क्या। ए टाइप ऑफ कल्टीवेशन इन विच पीस ऑफ फॉरेस्ट लैंड इज क्लियर्ड बाय बर्निंग द फॉरेस्ट वुड एंड देन कल्टिवेटेड फॉर फ्यू ईयर्स टिल इट लॉसेज इट्स फर्टिलिटी। जंगल का एक एरिया है, वहाँ के सारे ट्री काट के उस एरिया को पूरा जला के उसको पूरा खाली कर देते हैं। ठीक है, और फिर वहाँ पर क्या होती है? खेती होती है। कब तक खेती होती है? जब तक वो एरिया अपनी फर्टिलिटी ना खो दे। क्योंकि जहाँ पर जंगल का कोई पार्ट है, तो जंगल का कोई पार्ट है जहाँ पर झाड़ वगैरह उग रहे थे, मतलब उस एरिया में तो वैसे भी वो तो बहुत उपजाऊ एरिया होगा ना, तो वहाँ पर वो वाला पूरा सेक्शन खाली करके एक मीन्स पता सपोज कर लो कि ये ज़मीन का टुकड़ा है और ये जंगल की एक ज़मीन का टुकड़ा है। इस ज़मीन के टुकड़े में जितने भी अपने पेड़ पौधे आ रहे हैं, जितना भी सब कुछ उगा हुआ है, सब खाली कर दिया, इसको पूरा प्लेन कर दिया, जला के पूरा प्लेन कर दिया। उसके बाद इस पे पूरे में क्या किया? इस पूरे टुकड़े पे क्या किया? एग्रीकल्चर किया। कब तक एग्रीकल्चर किया? जब तक आपकी फसल अच्छी आ रही है। फिर ऐसा देखा ना कि अब इस ज़मीन ने अपनी फर्टिलिटी खो दी है, इस ज़मीन में अब वो इतनी पहले जितने अच्छे से उग पाता था अब उतने अच्छे से नहीं उग पा रहा है, तो फिर वो ज़मीन को वापस से यूँ ही छोड़ देते हैं। ठीक है, कब तक? वापस कुछ सालों के लिए, जब तक वापस उसकी फर्टिलिटी वापस ना आ जाए, वापस से पेड़, जंगली पेड़ उगेंगे, वापस से फर्टिलिटी वापस आ जाएगी, वापस से उस ज़मीन के टुकड़े को एग्रीकल्चर के काम में ले लेंगे। तो ये होता है आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सम पीपल इन दिस रीजन प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब ये तो पूरा जंगल का एरिया है, तो अलग से कोई खेती का एरिया होना तो पॉसिबल नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। एक एक टुकड़ा उठाते हैं, एक एक टुकड़े को लेते हैं, उसको जला के वहाँ पर एग्रीकल्चर करते हैं। फिर देखते हैं कि यार अब ये वाला में अब अच्छे से एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा है, या ये ज़मीन अब इतनी उपजाऊ नहीं रही, तो वापस से वो वाला टुकड़ा छोड़ के दूसरे टुकड़े पे आ जाते हैं। ठीक है, क्रॉप्स लाइक मेज, राइस, कसावा आर ग्रोन आफ्टर क्लियरिंग ए पैच ऑफ फॉरेस्ट फॉर 2 to 3 ईयर्स। कितने टाइम के लिए क्लियर किया जाता है वो फॉरेस्ट का वाला हिस्सा? जहाँ पे 2 से 3 साल के लिए। आफ्टर सम टाइम व्हेन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड डिमिनिशेस द पीपल मूव टू ए न्यू एरिया। मतलब 2 से 3 साल के लिए उस पर खेती की जाती है, फिर देखते हैं कि अब इस पर इतने अच्छे से खेती नहीं हो रही है, अब ज़मीन ने अपनी फर्टिलिटी खो दी है, अब वो इतनी उपजाऊ नहीं रही, तो वो उस टुकड़े को छोड़ के दूसरे टुकड़े पर चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह का एग्रीकल्चर होता है, और इस तरह के एग्रीकल्चर को क्या कहते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देखो, अब अपने यहाँ तो अपन को तो अपने ज़मीन पे ही कुछ भी करना है। अब हमारे पास तो हमारी ज़मीन होती है ना खरीदी हुई, इसी ज़मीन पे कुछ भी करना है, उगे ना उगे उस पर हम खाद डाल के उगाते हैं। फिर हमारी ज़मीन की फर्टिलिटी कितनी उपजाऊ है, फिर ये हमारे ऊपर डिपेंड है। ठीक है, हमारी किस्मत पे भी डिपेंड है, और फिर हम उस ज़मीन को कैसे यूज़ कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड है। पर जंगल का जो एरिया है आपका, ये जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का एरिया, तो यहाँ तो जंगल ही है, ज़मीन ही ज़मीन है। तो एक ज़मीन को छोड़ के आप दूसरी ज़मीन पे जा सकते हो ना, पर अपन अपने खेत को छोड़ के दूसरे के खेत पे तो नहीं उगा सकते ना। अब आते हैं अपन प्लांटेशन एग्रीकल्चर पे। अब प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है? सबसे पहले अपन प्लांटेशन एग्रीकल्चर को समझते हैं। देखो, ये भी नीचे दे रखा है। ए टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल बेसिस फॉर कमर्शियल पर्पस। एक ऐसा टाइप ऑफ एग्रीकल्चर जिसमें क्रॉप्स उगाई जाती है, उगाई तो जाती है, पर कैसे उगाई जाती है? बहुत ज़्यादा मात्रा में, मीन्स कुंटलों में, बहुत ज़्यादा कुंटलों में उगाई जाती है। ठीक है, किसके लिए? फॉर कमर्शियल पर्पस, कोई इंडस्ट्री वगैरह को देने के लिए, किसी को देने के लिए, कहीं पे बेचने के लिए। कमर्शियल पर्पस मतलब बेचने के लिए, कि पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि तुम मुझे इतना उगा के दोगे, मैं तुम्हें इतना पैसे दूंगा। ठीक है, जैसे मैं एक कंपनी हूँ, जैसे आशीर्वाद आटा वाली कंपनी, तो उसको गेहूँ चाहिए। ठीक है, तो वो गेहूँ के लिए क्या करती है? एक ऑर्डर दे दिया उसने कि मुझे इतने कुंटल गेहूँ चाहिए, तो वो जो पर्टिकुलर जो बंदा या जो पर्टिकुलर एक कंपनी है, वो गेहूँ काली किसके लिए उगाएगी? उस आशीर्वाद कंपनी, ताकि उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर सके। तो ये होता है एक तरह से प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज वाइडली प्रैक्टिस इन इंडिया। इंडिया में तो होता ही है, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया।
अपने यहाँ जो कंपनीज है ना, जो मतलब लाइक खाने पीने से रिलेटेड, वो नॉर्मली ऐसे ही करती है कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट दे देती है कि हमको इतना चाहिए साल के आखिरी में, या इतने महीने में, इस महीने में इतना चाहिए, इस महीने में इतना चाहिए। तो वो एग्रीकल्चर उन्हीं के लिए करते हैं। और कुछ कुछ कंपनीज तो अब इतनी हो गई, ऐसी हो गई है कि उन्होंने अपने अपने एग्रीकल्चर, वो खुद के लिए खुद ही एग्रीकल्चर करने लग गए हैं अब। ओके, इंडोनेशिया प्रैक्टिस इन इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, वेस्ट अफ्रीका एंड सेंट्रल अमेरिका। कहाँ कहाँ? इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, वेस्ट अफ्रीका एंड सेंट्रल अमेरिका। प्लांटेशन एग्रीकल्चर स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर क्रॉप। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या कहा जाता है, एक ही क्रॉप उगाई जाती है पर्टिकुलर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया गेहूं का, तो वो गेहूं उगाया जाएगा, ठीक है। तो दिस मेथड क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल फॉर कमर्शियल पर्पस। और मतलब गेहूं मतलब ऐसा नहीं कि मतलब वाह चलो थोड़ा सा उगा दिया, बहुत ज़्यादा गेहूं उगाया जाएगा क्विंटलों में, ठीक है। द क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस प्लांटेशन इंक्लूड टी, कॉफ़ी, रबर एंड कोकोआ। और इस प्लांटेशन में सबसे ज़्यादा फेमस अपने इंडिया में क्या है, एक तो टी का प्लांटेशन, कॉफ़ी का प्लांटेशन, रबर का प्लांटेशन और कोकोआ का प्लांटेशन। ये 4 प्लांटेशन ज़्यादातर प्लांट इसमें ही किया जाता है। मीन्स इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। जैसे टाटा टी ने आसाम की एक एरिया को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है कि हमको इतनी चाय चाहिए आपके बागानों से हर महीने, तो वो उनके लिए एग्रीकल्चर करेंगे ताकि उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो सके, जैसे उनको, ठीक है। सो ये अपना चैप्टर यहाँ पर पूरा होता है। अभी तक अपन ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, हमने इस चैप्टर में इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, ऐसे फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा जो इक्वेटर के पास में है। पहले हमने लोकेशन देखी, लोकेशन क्या थी, 0 से 10 डिग्री नॉर्थ और 0 से 10 डिग्री साउथ। उसके बाद हमने क्लाइमेट देखा, यहाँ का वेरी हॉट एंड ह्यूमिड है। प्लांट लाइफ के बारे में देखा, बहुत ज़्यादा प्लांट्स है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो प्लांट तो अच्छे ही होंगे, घने ही होंगे, जंगल भी घने घने हैं यहाँ पर। और यहाँ के प्लांट्स बहुत सारे वुड्स देते हैं, रबर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने वाइल्ड लाइफ के बारे में जाना। वाइल्ड लाइफ के बारे में क्या जाना कि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के कॉन्टिनेंट्स में एनिमल है, गोरिल्ला अवेलेबल है, एनाकोंडा अवेलेबल है, ठीक है, जैगुआर्स, क्रोकोडाइल, एलिफेंट्स और बहुत सारे तरह के मंकीज एंड बहुत सारे तरह के बर्ड्स अवेलेबल है। उसके बाद हमने जाना ह्यूमन लाइफ के बारे में कि यहाँ ह्यूमन लाइफ बहुत कम है क्योंकि जंगल है, जंगलों में कौन रहेगा। तो यहाँ कुछ कबीलों के लोग रहते हैं। कौन कौन से कबीले के लोग रहते हैं, एक तो ज़ेयर बेसिन में बांटू ट्राइब वाले लोग रहते हैं, और जावाद और कुबूस कहाँ रहते हैं, इंडोनेशियन आइलैंड के सुमात्रा इलाके में। फिर हमने एग्रीकल्चर के बारे में क्या पढ़ा कि यहाँ ज़मीन की कोई कमी नहीं है, तो यहाँ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हो सकती है। और प्लांटेशन एग्रीकल्चर में देखा कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर मीन्स ऐसा तरह का एग्रीकल्चर जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई भी चीज़ उगाकर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया जाता है। तो ये वाला जो एरिया है आपका इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, तो यहाँ पर तो जगह की कोई कमी नहीं है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाकर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया जा सकता है। जैसे अपने इंडिया का ये वाला पार्ट, तो इंडिया के ये वाले पार्ट भी जो इक्वेटोरियल में आता है, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा खेती होती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में चीज़ों को उगाया जाता है। अब हमने इस चैप्टर में क्या देखा, जरा ये देख लेते हैं। इक्वेटोरियल रीजन फॉल्स इन टॉरिड जोन एंड लाइज ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेटर। हाँ, 0 से 10 डिग्री नॉर्थ और 0 से 10 डिग्री साउथ, तो इक्वेटर के तो दोनों साइड हो गए ना, ऊपर साइड और नीचे साइड भी। द क्लाइमेट ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन इज हॉट थ्रू आउट द ईयर एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट इज इक्वल। यहाँ का क्लाइमेट एकदम हॉट होता है और यहाँ का दिन और रात का ड्यूरेशन बिल्कुल सेम टू सेम होता है। लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट आर फाउंड इन इक्वेटोरियल रीजन। यहाँ पर बहुत सारा वेराइटी ऑफ प्लांट पाए जाते हैं। ट्रीज इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ग्रो इन सेवरल लेयर्स। कैनोपी बनाते हैं, मैंने आपको बताया ना, ऊपर जाके एकदम और गहरा वृक्ष हो जाता है। उसके बाद ट्राइब्स आर फाउंड इन दिस डेंस फॉरेस्ट प्रैक्टिस फूड गैदरिंग, हंटिंग एंड शिफ्टिंग कल्टिवेशन। और यहाँ के जो लोग रहते हैं, वो जो ट्राइब, जो कबीले के लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, एक तो फूड गैदरिंग करते हैं, मीन्स खाने को इकट्ठा करते हैं, हंटिंग करते हैं और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। सो यहाँ हमारा चैप्टर पूरा होता है। आपको मैंने न्यू वर्ड्स ऑलरेडी भेज चुका हूँ। अब बाय दिस सैटरडे मैं आपको इस चैप्टर के अपन लगभग ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।